बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम उपग्रहों में भारहीनता, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। तो ये टॉपिक एक ऐसा है जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं यानी मानव निर्मित उपग्रह होते हैं उसमें व्यक्ति का भार शून्य क्यों प्रतीत होता है और जो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं जिस चंद्रमा है उसमें भारहीनता नहीं होती, उसमें भार महसूस होता है। ठीक है, तो पहले तो ये जान लेते हैं भार होता क्या है। तो भार का मतलब होता है कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं, या भार को हम लोग गुरुत्व बल भी कहा जाता है। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। भार का मतलब क्या है? भार का मतलब पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल, जिस बल से पृथ्वी आकर्षित करेगी उसको हम लोग कहते हैं भार। अब भार का जो सूत्र होता है उसको हम लोग लिखते हैं W बराबर M इंटू जी। M मतलब द्रव्यमान और G का मतलब है उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है ना, गुरुत्व बल लग रहा है तो इसका मतलब त्वरण उत्पन्न होगा, तो वो गुरुत्वीय त्वरण है जी। ये जो भार है, ये किसी वस्तु का जो भार है वो अनुभव कब होता है? जैसे हम जमीन पर खड़े हैं तो अब ये जो शरीर का जो भार है उसका उसका जो फीलिंग आती है यानी उसका जो भार का अनुभव होता है वो क्यों होता है? तो किसी वस्तु का जो भार है उसका अनुभव तब होता है जब उस वस्तु पर जिस वस्तु के तल पर वस्तु रखी है उस तल द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल होता है। जैसे अगर किसी मान लो कोई प्लेन है, ये इस तल पर अगर कोई वस्तु रखी जाए तो इसका जो भार है पृथ्वी तो नीचे तरफ आकर्षित करेगी, इसको हम लोग कहें भार mg। तो जब ये पिंड जब इस तल पर, ये हमारा क्या है तल, इस तल पर जब ये पिंड दाब लगाएगा, ठीक है ना, बल लगाएगा नीचे की तरफ आकर्षण के कारण पृथ्वी पे, तो ये जो तल है इस वस्तु पर भी ऊपर तरफ बल लगाएगा जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिक्रिया बल, जिसको R से लिखा जाता है। ठीक है ना, तो ये जो प्रतिक्रिया बल है ऊपर की तरफ, इस प्रतिक्रिया बल के कारण ही किसी वस्तु के भार का अनुभव होता है। जैसे अपने शरीर का भार का अनुभव कैसे होता है? जब हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो हमारा शरीर पृथ्वी को नीचे की तरफ बल लगाता है, यानी आकर्षण, पृथ्वी उसको केंद्र की ओर आकर्षित करती है शरीर को। तो पृथ्वी चूंकि नीचे की तरफ जब दबाएगी कोई वस्तु तो पृथ्वी भी उसको ऊपर तरफ बल लगाती है जिसको प्रतिक्रिया बल कहते हैं। उस बल के कारण ही अपने शरीर के भार का अनुभव होता है। अगर किसी परिस्थिति में इस प्रतिक्रिया बल को शून्य कर दिया जाए या हो जाए, किसी विशेष परिस्थिति में अगर इस प्रतिक्रिया बल का मान शून्य हो जाए तो उस वस्तु के भार का अनुभव भी नहीं होगा। अगर मनुष्य पर लगने में प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाए तो मनुष्य का भार शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, और किसी वस्तु पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाए तो उस वस्तु का भार शून्य प्रतीत होता है। तो ये सिर्फ किसी वस्तु का जो भार है वो प्रतीत तभी होता है जब उस पर एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। प्रतिक्रिया बल अगर शून्य है तो उस वस्तु को कहा जाता है वस्तु भारहीन प्रतीत हो रही थी। इस अवस्था को हम लोग कहते हैं भारहीनता। अब ये अवस्था कब प्रतीत होती है, कब हम महसूस करते हैं इस प्रतिक्रिया बल, इस भारहीनता की अवस्था को? तो पहला पॉइंट तो ये है, पहले एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि अगर किसी लिफ्ट से उतर रहे हो, लिफ्ट पर खड़े हो और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो और किसी विशेष परिस्थिति में लिफ्ट की डोरी टूट जाए और लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे तरफ गिरने लगे, तो उस समय हमारे शरीर का जो भार है वो शून्य प्रतीत होगा। क्यों? उस समय जो प्रतिक्रिया बल है कि जितनी स्पीड से पृथ्वी नीचे, जिस बल से पृथ्वी नीचे तक घसीट रही है, तो जिस वेग से हमारा शरीर नीचे तरफ आ रहा है उतने ही वेग से जो लिफ्ट है वो भी नीचे तरफ आ रही है। तो दोनों स्वतंत्रता पूर्वक गिरने लगे, यानी गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति हो रही है। उस कारण उस परिस्थिति में जो प्रतिक्रिया बल होगा वो शून्य होता है। तो प्रतिक्रिया बल शून्य तो भार भी शून्य होगा। तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई लिफ्ट पर जो खड़ा व्यक्ति है वो अपने भार को शून्य महसूस करता है, यानी हमें लगता है कि भार है ही नहीं है। जैसे अगर वो लिफ्ट में अगर
उस खड़े हों लिफ्ट के अंदर और भार तौलने वाली मशीन के ऊपर खड़े हों, तो अगर लिफ्ट रुकी हुई है या दोस्त करते हैं जब भार महसूस होता है, लिफ्ट रुकी हुई है या फिर अगर गति कर रही है तो उसका वेग नियत हो, यानी नियत वेग से गिर रही हो, यानी त्वरण शून्य हो, तब उसका जो जितना वस्तु का भार होगा या जब व्यक्ति का भार होगा उतना ही उस तराजू पर दिखाएगा। लेकिन अगर लिफ्ट स्वतंत्रता पर, अगर त्वरित गति से गति कर रही है तब उसका भार महसूस होगा, लेकिन अगर बिल्कुल एकदम फ्रीली गिरने लगे, फ्री फॉल हो जाए उसका, यानी स्वतंत्रता पर गिरने लगे, तो प्रतिक्रिया बल शून्य होगा, यानी जो वेट मेजर करने की जो मशीन है उस पर जो नंबर चलेगा वेट का, कितने किलोग्राम का व्यक्ति है, तो वो वेट कितना बताएगी, शून्य, क्योंकि प्रतिक्रिया बल से ही वो मेजर करती है अपनी किसी वस्तु का भार। तो प्रतिक्रिया बल शून्य तो वेटलेस हो जाएगा, यानी उसमें कोई भार प्रतीत नहीं होगा, तो उस समय लगेगा कि व्यक्ति का भार कितना है, शून्य। और दूसरा अवस्था दिखाई पड़ती है कृत्रिम उपग्रहों में। कृत्रिम उपग्रहों में भी किसी वस्तु का भार शून्य होने का मतलब ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति उसमें तैरता हुआ दिखाई पड़ता है भार शून्य होने के कारण, तो ये अवस्था भी भारहीनता की अवस्था कहलाती है। दो परिस्थितियां ऐसी हमको देखने को मिलती हैं जिसमें वस्तु का भार शून्य प्रतीत होता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन शर्त है कि प्रतिक्रिया बल जहां शून्य होगा वहां पर वस्तु का भार भी शून्य प्रतीत होता है। वस्तु का भार शून्य नहीं हो जाता, वस्तु का भार तो जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन उसकी जो फीलिंग आती है वो शून्य आती है। तो ये बात आपको इस तरीके से नोट कर लेनी, इसको जरा समझना है और डिटेल में इसकी भाषा एक बार पढ़ लें। कृत्रिम उपग्रहों में भारहीनता, तो ये तो हमारा मेन टॉपिक है जो पढ़ना है, उसका अभी प्रूव करेंगे प्रतिक्रिया बल का मान शून्य क्यों, कैसे हो जाता है और क्यों हो जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रूवमेंट भी है। तो पहले जरा इसकी बेसिक को समझते हैं कि भार का मतलब जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र पर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। भार का सूत्र होता है m/g। ये पहले सूत्र पता चल रहा है, ठीक है ना, पहले से पता है सूत्र के बारे में। और अब जरा भार तो पता चल गया, भार को लोग गुरुत्व बल भी कहते हैं, ठीक है ना, ग्रेविटी इसको वर्ड यूज करते हैं हम लोग। अब जरा दूसरी बात आती है भार का अनुभव कब होता है। तो भार का अनुभव कब होता है, किसी वस्तु के भार का अनुभव वस्तु पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल, जिसको सिंबल होता है R, के कारण होता है, जो उस वस्तु द्वारा लगाया जाता है जिसके तल पर वस्तु रखी होती है। जैसे अगर हम ये मार्कर की बात करें, मार्कर पर जो बल लग रहा है, भार होगा जो, अगर यह तल पर रखते हैं तो इसका जो भार होगा वो इस तल पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल के कारण होगा। अगर इसको नीचे तरफ गिराने लगे, एकदम फ्री गिरने लगे ये, ठीक है ना, ये एकदम हाथ ऐसे समझो कि इसको हाथ को इस तरीके से हटा लो कि एकदम नीचे गिरने लगे, तो इसका जो भार है वो शून्य हो जाएगा। प्रतिक्रिया बल शून्य। प्रतिक्रिया तभी लगती है जब उस वस्तु द्वारा तल पर नीचे की तरफ बल लगता है, यानी भार के कारण जो बल लगता है उसके कारण ऊपर तरफ जो प्रतिक्रिया बल होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिक्रिया बल। ऊपर तरफ जो बल लगता है उसको प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो वो प्रतिक्रिया बल शून्य होगा तो भार भी शून्य होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रतिक्रिया बल शून्य होने का मतलब वस्तु का जो भार है वो शून्य महसूस होता है, ठीक है ना, फीलिंग आती है कि शून्य हो गया है। अब ये कब होता है, इसमें दो एग्जाम्पल बुक में दे रखे हैं, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस शर्त है कि प्रतिक्रिया बल जहां शून्य होगी वहां पर भारहीनता की अवस्था महसूस होती है। लिखा यह कि किसी विशेष परिस्थिति में तल की प्रतिक्रिया शून्य हो जाए, प्रतिक्रिया बल का मान शून्य हो जाए तो वस्तु का भार शून्य प्रतीत होगा, यही भारहीनता की अवस्था कहलाती है। अब एग्जाम्पल अगर आप दे सकते हैं तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में खड़े व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होता है। तो लिफ्ट में भार एक टॉपिक है पूरा, अगर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो लिफ्ट में भार, और हमारे चैनल में जाकर के इसको सर्च कर लेंगे तो पूरी डिटेल में है कि लिफ्ट ऊपर या नीचे चले तो उसका भार, उसमें खड़े व्यक्ति का भार कितना होगा और कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन शर्त है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती। अगर किसी त्वरित गति से ऊपर या नीचे जाएगी तो फिर उसका भार महसूस होगा, कम या ज्यादा होगा उसके वास्तविक भार से, लेकिन भार होगा। लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक गिरने लगे तब
उसका भार शून्य प्रतीत होता है, और दूसरा है कृत्रिम उपग्रहों में बैठे व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होगा। तो ये टॉपिक तो अभी पढ़ना है, तो इसको जरा पढ़ते हैं। और दोनों स्थितियों में भार शून्य होने का मतलब है कि प्रतिक्रिया बल शून्य होना। ठीक है, इसको जरा पहले नोट कर लो, उसके बाद फिर और बातें हम लोग समझते हैं। नोट कर लिया? इसको थोड़ा और अगर समझा जाए, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का जो भार है वो महसूस क्यों होता है। तो जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी का एक सरफेस है, उसमें अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए यहाँ, तो इसका भार महसूस क्यों होगा? क्योंकि जब इस व्यक्ति को पृथ्वी अपने गुरुत्व बल के कारण उसको की ओर आकर्षित करेगी, ये हमारा गुरुत्व बल हो गया। तो जब ये व्यक्ति इस जमीन को दबाएगा नीचे की तरफ, उस पर एक ऊपर तरफ एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, इसको कहते हैं हम लोग प्रतिक्रिया बल। और ये किसके द्वारा लगाया जाता है? उस तल द्वारा लगाया जाता है जिस तल पर वस्तु या व्यक्ति खड़ा होता है या वस्तु रखी होती है, उस तल द्वारा उस वस्तु पर लगाया जाता है इस भार के अपोजिट डायरेक्शन में। इस प्रतिक्रिया बल के कारण ही इस व्यक्ति को अपना भार महसूस होगा। अगर किसी परिस्थिति में इस बल का मान शून्य हो जाए तो प्रतिक्रिया बल भी शून्य हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है, जो मेन हमारा टॉपिक है, अब जरा आ जाएंगे, कृत्रिम उपग्रहों में भारहीनता क्यों होती है। तो मेन आपको क्या प्रूव करना है, इस पर कार्य करने वाला जो प्रतिक्रिया बल है अगर शून्य हो जाए तो भार शून्य प्रतीत होता है। ठीक है, तो जरा इस बात को समझा जाए कि किस तरीके से या क्यों प्रतिक्रिया बल का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इसको जरा समझते हैं। तो इसके लिए है एक मानना पड़ेगा आपको कृत्रिम उपग्रह। जैसे अगर हम पहले तो आपको पृथ्वी माननी है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर ही कृत्रिम उपग्रह घुमाना है। कृत्रिम उपग्रह मान लेते हैं ये इसके राउंड अप कर रहा है। ठीक है, यहां पर ये हमारे पास है एक कृत्रिम उपग्रह। ये हमारे पास क्या है? कृत्रिम उपग्रह। और इसमें यहां पर ये व्यक्ति बैठा है और ये चक्कर लगा रहा है, जिसका कक्षीय वेग है v0। समझ में आ रहा है? और ये जो कृत्रिम उपग्रह है उसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m है, और इस पृथ्वी की त्रिज्या है re, और ये जो चक्कर लगा रहा है जिस कक्षा में, उस कक्षा की त्रिज्या है r। इस तरीके से चक्कर लगा रहा, पृथ्वी का द्रव्यमान हम मान लेते हैं m। ये पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या r है और द्रव्यमान m है। उसके केंद्र से r दूरी पर, यानी कह सकते हैं r कक्षा की त्रिज्या पर एक कृत्रिम उपग्रह चक्कर लगा रहा है। ये हमारा है उस पर बैठा हुआ यात्री, जिसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m डैश। और इस उपग्रह का जो द्रव्यमान है वो है m, व्यक्ति का द्रव्यमान है m डैश, और ये r त्रिज्या की कक्षा में v0 से चक्कर लगा रहा है। इस बात को जरा अपनी भाषा में लिखना है। अगर ये हेडिंग पढ़ी कृत्रिम उपग्रह भारहीनता तो क्या लिखेंगे? माना यम द्रव्यमान का एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के परितः r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर कक्षीय वेग v0 से चक्कर लगा रहा है। ये बात तो हमने लिख ली अपनी सिचुएशन के हिसाब से। माना यम द्रव्यमान का एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के परितः r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर कक्षीय वेग v0 से चक्कर लगा रहा है।
अब कोई भी वस्तु चक्कर तभी लगाती जो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। ये लोग बहुत कायदे से पढ़ा है अभिकेंद्र बल के बारे में। अभिकेंद्र बल एक ऐसा बल है जो किसी वस्तु को गोल गोल घुमाता है, बिना इस बल के वृत्तिगत संभव नहीं है। तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल भी एक लगेगा जिसके कारण ये घूमेगा, और अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा? पृथ्वी और उपग्रह के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। तो इस बात को लिखना है आपको, उपग्रह को वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कितना अभिकेंद्र बल लगेगा? mv0² r। औसत केंद्र बल, गुरुत्व बल किस बल से आकर्षित करेगी? दूरी है r, पृथ्वी का द्रव्यमान m ही है, ग्रह का द्रव्यमान है m। तो गुरुत्व बल कितना लगेगा? Gmem/r²। ये न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से याद कर लेंगे। तो Gmem/r² से प्राप्त होता है। ये बात समझ में आई कि ये जो उपग्रह घूम रहा है उसको घूमने का अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा? उस पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल से या गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है ना? कितना होगा मान? Gme/r²। तो इसका मतलब है कि mv0² r Gmem/r²। इसको इक्वल कर देंगे तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो बचेगा उसको जरा नोट कर लो। v² r Gme/r²। r से इसकी एक घात और कम हो सकती है, लेकिन उसको काटिए नहीं, आगे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। इसको समीकरण में डालेंगे एक। इतनी बात क्लियर हो गई, इसको जरा नोट कर लो। पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब ये बात तो अभी कृत्रिम उपग्रह घूमने की बात हुई। अब जरा हम लोग बात करेंगे यात्री जो उस पर बैठा हुआ। अभी तो यात्री तो बात ही नहीं हुई। अब जरा बात करो, जो यात्री बैठा है वो भी तो घूम रहा है उसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर। उस पर कौन से बल कार्य करेंगे? तो अगर हम मान लेते हैं यदि उपग्रह मतलब कृत्रिम उपग्रह की बात है, ठीक है ना? नेचुरल जो सैटेलाइट होते हैं उस पर ये कंडीशन लागू नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका रीजन बताएं। यदि उपग्रह में बैठे व्यक्ति कह सकते हैं, या जो भी यात्री बैठा हुआ है का द्रव्यमान m डैश है, तो उस पर निम्नलिखित दो बल कार्य करते हैं। नंबर एक, अब देखो अगर व्यक्ति यहां बैठा हुआ है तो इस पर दो बल कार्य करेंगे कि नहीं? कौन सा दो बल? एक तो इस व्यक्ति को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगी, जिसका मान कितना होगा? Gmem/r²। ये तो पृथ्वी द्वारा उस व्यक्ति पर लगाया गया बल होगा। और एक चूंकि ये उपग्रह के तल पर बैठा है तो तल भी उस पर एक प्रतिक्रिया बल लगाएगी, और प्रतिक्रिया बल ऊपर तरफ लगेगा r। इस पर दो बल कार्य करने लगे। समझ में आ रहा है?
तो आप जरा दो बल कार्य कर रहे हैं, तो इस पर परिणामी बल कितना होगा? दो बल कार्य कर रहे हैं तो परिणामी बल कितना हो? उस पर प्रतिक्रिया बल, उपग्रह पर कोई प्रतिक्रिया बल कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन उपग्रह के अंदर बैठे व्यक्ति पर ही प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा, जो वो उपग्रह किसी तल पर नहीं रखा है, तल पर वस्तु रखी होगी तभी उस पर प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा। तो इस पर जो नेट बल होगा उस बल से ही उसको अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा। उस पर जो पहले जो घूम रहा था उस पर केवल बल कौन सा कार्य कर रहा था? केवल गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन इस पर गुरुत्वाकर्षण बल तो काम कर रहा है, साथ ही प्रतिक्रिया बल कार्य कर रहा है, तो दोनों का जो परिणामी होगा उससे हमको अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा। और जबकि उपग्रह में केवल गुरुत्वाकर्षण बल प्राप्त लग रहा था, इस कारण से उससे ही केवल यानी गुरुत्वाकर्षण बल से ही अभिकेंद्र बल प्राप्त हो रहा था। इसमें दो बल कार्य कर रहे हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो कुल बल कितना होगा? कुल बल कितना होगा? तो पहले जरा इन बलों के नाम लिख लेते हैं। निम्नलिखित में से दो बल कार्य करते हैं। नंबर 1 गुरुत्व बल। गुरुत्व बल कौन से? GMEM डैश अपान R स्क्वायर किस तरफ काम करेगा? पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी केंद्र की ओर बल कार्य करेगा। दूसरा बल कौन सा कार्य कर रहा है? प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल कौन सा? R। प्रतिक्रिया बल R पृथ्वी डायरेक्शन कैसी होगी? पृथ्वी के केंद्र से बाहर की ओर, ये दो बल कार्य करेंगे, तो नेट बल कितना होगा? ये समीकरण नंबर 1 इसको याद रखना है। V स्क्वायर V नॉट स्क्वायर अपान R इज इक्वल टू GME अपान R स्क्वायर। इसको जरा समीकरण नंबर 1 इसको याद रखेंगे, इसकी जरूरत है आगे। तो नेट बल कितना होगा? तो लिख सकते हैं यहां, यात्री पर कार्य करने वाला नेट बल कितना होगा? नेट बल कितना हो जाएगा? तो दोनों अपोजिट है तो घटाएंगे, जो ज्यादा हो कम वाले घटाएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा बल कार्य करेगा, तो GMEM अपान R स्क्वायर माइनस R, कितना नेट बल होगा? तो यात्री पर कार्य करने वाला नेट बल GMEM बटे R स्क्वायर, यात्री पर कार्य करने वाला नेट बल GMEM बटे R स्क्वायर माइनस R। द्वितीय पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, आवश्यक अभिकेंद्र बल B, अभिकेंद्र बल कितना होगा? M डैश हो जाएगा यहाँ पर, तो अभिकेंद्र बल इस पर लग रहा है व्यक्ति पर, M डैश V नॉट स्क्वायर, वेग तो सेम रहेगा जो उसी के अंदर बैठा है, त्रिज्या भी उसकी कितनी रहेगी? प्राप्त होता है। ये बात समझ में आ रही है? यात्री पर कार्य कर नेट बल GME बटे R स्क्वायर माइनस R द्वितीय पथ पर घूमने के आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, प्रदान करता क्लियर हो रहा है? नोट कर लो जरा इतना। अब जरा ये बल इसको दे रहा है, इसको अब इन दोनों को इक्वल करना है, इसको नोट कर लीजिए पहले। तो यहां से देखो लिख सकते हैं GMEM अपान R स्क्वायर डैश M डैश लगा होगा इसके, M डैश अपान R स्क्वायर माइनस R इज इक्वल टू, इसको आराम कर देंगे M डैश
v²/r। इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जरा समीकरण नंबर 1 पर ध्यान दो। v²/r इक्वल टू GME/r स्क्वायर है, तो ये जरा v²/r की वैल्यू यहाँ लगानी है इस जगह, इतने की जगह। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से v²/r का मान समीकरण 2 में रखने, तो 2 में रखेंगे तो कितना मान हो जाएगा, GMEm'/r² माइनस r इज इक्वल टू m डैश और v0² वैल्यू लगाओगे तो कितना हो जाएगा, GME/r तो बचेगा। अब जरा ध्यान दो, ये GMEm'/r², ये भी GMEm'/r² है, ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू कितना बचेगा, 0। अब r अगर 0 हो गया है यानी प्रतिक्रिया बल 0 हो गया है, तो इसका मतलब है उस यात्री का जो भार है वो शून्य प्रतीत होता है। तो इस बात को हम यहां लिख सकते हैं इस तरीके से, इस प्रकार कृत्रिम उपग्रहों में भारहीनता होती है। प्रतिक्रिया बल शून्य तो भार भी शून्य। किसी वस्तु का जो भार है किसी कारण महसूस होता है, प्रतिक्रिया बल के कारण, और प्रतिक्रिया बल अगर शून्य है तो भार भी शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि कृत्रिम उपग्रहों में भारहीनता होती है, और जबकि चंद्रमा भी पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो प्राकृतिक उपग्रह है, पर प्राकृतिक उपग्रहों में भारहीनता नहीं होती। उसका कारण क्या है कि अभी तक हम लोगों ने जो व्यक्ति बैठा मतलब चंद्रमा होता है, चंद्रमा चूंकि चंद्रमा का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो चंद्रमा का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होने के कारण चंद्रमा भी उस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेगा। चंद्रमा का भी अपना एक गुरुत्व बल होगा, और वो बल ही उस वस्तु के भार का आभास कराएगा। और चूंकि कृत्रिम उपग्रह है, तो कृत्रिम उपग्रह में चूंकि कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान बहुत कम होता है, तो उसके द्वारा लगाया गया जो गुरुत्व बल है वो शून्य होता है। तो इस पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल तो है यहाँ, लेकिन इस कृत्रिम उपग्रह द्वारा इस व्यक्ति पर लगाया गया जो गुरुत्व बल है वो शून्य होता है। इसके क्यों होता है, क्योंकि व्यक्ति का द्रव्यमान तो शून्य है, और साथ में कृत्रिम उपग्रह का भी द्रव्यमान, कृत्रिम उपग्रह मतलब व्यक्ति का द्रव्यमान शून्य के बराबर है लगभग, जब शून्य नहीं कहेंगे मतलब बहुत कम होता है, और कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान भी बहुत कम होता है। इस कारण से उस पर लगने वाला गुरुत्व बल को हम लोग शून्य कंसीडर करते हैं। इस कारण से भारहीनता का आभास होता है। लेकिन अगर जब पृथ्वी चंद्रमा का द्रव्यमान, अगर कृत्रिम उपग्रह की बात ना करके अगर हम प्राकृतिक उपग्रह की बात करेंगे, नहीं चंद्रमा की बात करेंगे, तो चंद्रमा का द्रव्यमान जो ज्यादा है, तो उस पर एक चंद्रमा द्वारा भी व्यक्ति पर एक गुरुत्वाकर्षण लगाया जाएगा, तो जो नेट जो प्रतिक्रिया बल होगा वो शून्य नहीं होगा, और वो किसके बराबर होगा, उस व्यक्ति द्वारा उस चंद्रमा द्वारा व्यक्ति पर लगाए गए गुरुत्व बल के बराबर। इस कारण से चंद्रमा में भारहीनता नहीं होती, क्योंकि उस स्वयं का अपना एक गुरुत्व बल होता है। ये रीजन है। आप एक नंबर में अगर ये प्रश्न आ जाए कि क्या कारण है कि कृत्रिम उपग्रहों में भारहीनता होती है जबकि चंद्रमा में पृथ्वी का एक उपग्रह वहां भारहीनता नहीं होती, उसका रीजन आपको बताना है कि कृत्रिम उपग्रहों का द्रव्यमान कम होने के कारण व्यक्ति पर या यात्री पर लगने वाला जो गुरुत्व बल है वो शून्य होता है, जबकि चंद्रमा का द्रव्यमान बहुत अधिक होने के कारण उस पर लगने वाला जो गुरुत्व बल का जो मान है वो
ज्यादा होता है, इस कारण से चंद्रमा में भारहीनता की अवस्था नहीं होती। तो ये रीजन आपको बता देना है और ये हमारा टॉपिक इस तरीके से खत्म हो जाता है। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए इसको। और अगले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।